हेलो एवरीवन, सभी को स्वागत करते हैं अदर 247 नोटिस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होंगे, है ना। ओके। आज असम गवर्नमेंट का जितना भी एग्जाम्स निकलने वाला है ना, एडीआरई हो गया, असम पुलिस हो गया, हेल्थ हो गया, है ना, ये सब एग्जाम्स का मैथ्स का फर्स्ट क्लास आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स का ढेर सारा क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, और ऐसा क्वेश्चंस भी लिया हुआ है यहाँ पे जो क्वेश्चंस मतलब पिछले साल भी आ चुका है, एडीआरई हो या असम पुलिस हो, नहीं तो और ऐसा क्वेश्चंस भी लिया हुआ है जो कि मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। फाइन, तो डिस्कस करते हैं ये सेशन और सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो, और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि अद्दा 247 का जो ऑफिशियल ऐप है, ये ऐप आप लोग के मोबाइल फोन पे डाउनलोड कर लो। डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा। कौन सा, कहां पे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कि ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, वीडियो के नीचे जो मोर एक वर्ड होगा, मोर बोल के, वो मोर वर्ड पे क्लिक कर दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और पहला जो लिंक है वही इसका अड्डा 247 का एप्लीकेशन का लिंक है, वो डाउनलोड कर लो। इस ऐप के जरिए आप लोग को करंट अफेयर्स, डेली का करंट अफेयर्स डेली आप लोग भर सकते हो। सब्जेक्ट क्विज, डेली क्विजेस, ये सब कुछ आप लोग को मिलेगा। और जितना भी हम लोग यहाँ पे क्लास कराएंगे वो सब क्लासेस का पीडीएफ भी यहाँ पे इस ऐप के जरिए ही आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और प्रीमियम स्टडी मटेरियल चाहोगे तब भी ये सब भी मतलब मिल जाएगा, और जितना भी कॉन्सेप्ट वीडियोस है ये सब कुछ मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जॉब अलर्ट, तो इसका मतलब हर एक जॉब का नोटिफिकेशन भी इस एप्लीकेशन के जरिए आप लोग को मिल जाएगा। अब सेशन स्टार्ट करते हैं, ये डाउनलोड कर लेना अपने अपने मोबाइल फोन पे। देखो, पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि अ नंबर वाज इंक्रीज बाय 40%। क्या होता है, एक नंबर है, वो नंबर इंक्रीज हो चुका है, कितना परसेंट, 40% इंक्रीज होता है। एंड देन डियर आफ्टर, उसके बाद डिक्रीज भी हो जाता है 40%। 40% इंक्रीज होता है, 40% डिक्रीज होता है। तो उसके बाद हम लोग को पूछा गया है कि द नेट चेंज इन द नंबर इन परसेंटेज इज, कितना परसेंटेज का नेट चेंज हो चुका है ये वाला नंबर, ये हम लोग को ज्ञात करना है, पता करना है, ये हम लोग को निकालना है। तो कैसे करोगे क्वेश्चन, एक बार एक काम करना, वीडियो पॉज कर लेना, उसके बाद पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद हम लोग उसके बाद ना आप लोग क्या देखो, इसका सॉल्यूशन देख लो। देखो करेंगे कैसे, देखो एकदम पहले हम लोग करेंगे बेसिक, उसके बाद इसका ट्रिक क्या है, कैसे हम लोग को करना चाहिए, एग्जाम का अप्रोच क्या होना चाहिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम लोग बेसिक से ही सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है कि अ नंबर वाज इंक्रीज्ड बाय 40%। ठीक है, कोई एक नंबर है वो 40% इंक्रीज हो चुका है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई एक नंबर कौन सा होगा, सपोज मान लेते हैं, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर लेट द नंबर बी, जो नंबर है वो कितना मैंने माना, सपोज 100 मैंने मान लिया। ठीक है, अब ये 100 क्या हो जाता है, ये 100 है, ये इंक्रीज हो जाता है, कितना परसेंट इंक्रीज होता है, 40% इंक्रीज होता है। तो 40% इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या है कि 140 बन जाएगा। अब देखो इंक्रीज होता कैसे, डिक्रीज होता कैसे, मैं थोड़ा सा ये एक बार दिखा देता हूं। क्या होता है, 40% इंक्रीज होगा, कहां से इंक्रीज होगा, इस 100 से ही ना इंक्रीज होगा। तो इस 100 से इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब मैं यहां पे लिखूंगा 100 के साथ प्लस लिखूंगा। कितना परसेंट इंक्रीज होता है, मैं कहूंगा कि 40% इंक्रीज होता है। तो 40% परसेंटेज को मैं 40 अपन 100 में ऐसे लिखूंगा। किसका, कहां से इंक्रीज होता है, 100 से इंक्रीज होता है। तो ये 100, ये वाला 100 में यहां पे लिख दूंगा, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 100 प्लस 40 क्या बचेगा, 140 इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग को क्या मिलेगा, 140 मिल जाएगा। ठीक है, 140 हो गया। अब क्या बताया गया है, अब बताया गया है डिक्रीज हो जाता है, देयर आफ्टर, उसके बाद नंबर जो है डिक्रीज हो जाता है, कितना परसेंट, 40% डिक्रीज हो जाता है। तो कहां से डिक्रीज होगा, अब 140 से डिक्रीज होगा। तो 140 से डिक्रीज होगा, इसका मतलब मैं 140 से माइनस कर दूंगा, कितना परसेंटेज माइनस करूंगा, जितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है वही हम लोग को माइनस भी करना है। कितना परसेंट, 40% जो है डिक्रीज होता है। तो 40% ले लिया, 40% किसका, किससे, हाँ 140 से। तो ये 140 मैंने यहां पे लेना है। ठीक है, 0 0 0 0 मेरा यहां पे मैं लिख दूंगा। 14 4 कितना है, 56 है।
ठीक है, 56 हो गया। तो सॉरी 56 मतलब 100 माइनस 140 माइनस 56 हम लोग को लिखना है ना, तो 140 माइनस 56, 14 4 जार 56 में यहाँ पे लिख दिया। तो कितना हो जाएगा, 10 6 यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 13 5 8 आ जाएगा बस। तो अब जो फाइनली हम लोग को नंबर मिल चुका है वो कितना मिल चुका है, 84 मिल चुका है ना। अब हम लोग को क्या पूछा गया है, देखो नेट चेंज इन द नंबर इन परसेंटेज इज, नेट चेंज कितना होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो पहले जितना नंबर था 100 इससे कितना परसेंटेज घट गया है या तो बढ़ चुका है, ये हम लोग को निकालना है। चेंज यहाँ पे कितना चेंज हो चुका है, तो चेंज कैसा हुआ है, पहले 100 था अब 84 हो चुका है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये घट रहा है, माने डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है ना। कितना परसेंटेज का डिक्रीज होगा ये हम लोग को निकालना है। अब मैं कैसे करूंगा, सो कितना परसेंटेज का डिक्रीज हो रहा है, मैं दिखूंगा कि 100 से 84 हम लोग को माइनस कर देना है। कितना, 100 से 100 से हम लोग 84 माइनस कर देंगे, तो जितना हो रहा है मतलब 100 माइनस 84 करेंगे तो कितना, 100 माइनस 84 करेंगे तो कितना डिक्रीज होगा, 16 यूनिट डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, मैं ऊपर लिखूंगा 16 यूनिट डिक्रीज हो रहा है। किससे डिक्रीज हो रहा है, 100 से डिक्रीज हो रहा है। जिसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे उसको, उस नंबर को हम लोग को कहां पे लिखना है, डिनोमिनेटर पार्ट में लिखना है, बस हो गया। इनटू इस फ्रैक्शन को अगर हम लोग 100% से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, बस यही अपना आंसर है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 100 कैंसिल कर दो, ये कितना बचा 16%। ये 16% का चेंज हुआ है। किस तरीके का चेंज, घट रहा है, तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। सो मैं यहाँ पे डिक्रीज लिख दूंगा और यही अपना आंसर है, 16% डिक्रीज। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन क्या एग्जाम में तुम लोग ऐसे करोगे, ये एग्जाम में करना है क्या ये प्रोसेस, ये तो एकदम बेसिक प्रोसेस था। अब एग्जाम का अप्रोच क्या होना चाहिए मैं ये बता देता हूं। देखो एग्जाम में हम लोग कैसे करेंगे, अब ये सब हम लोग को नहीं करना है। एग्जाम का अप्रोच देखो, देखो क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यही बताया गया है कि एक नंबर है वो इंक्रीज होता है कितना परसेंट, 40% का इंक्रीज होता है। अब 40% का मतलब क्या है, मैं क्या करूंगा, जितना भी परसेंटेज है ना वो सब परसेंटेज को मैं रेशियो में कन्वर्ट कर लूंगा। 40% को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2/5 में लिख सकता हूं। कैसे, 40% का मतलब क्यों 2/5 है, क्योंकि 40% कैन बी रिटन एज 40/100 में लिख सकता हूं। 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, तो इसका मतलब कितना, 2/5 में लिख सकता हूं ना, यस मैं लिख सकता हूं। अब देखो 40% डिक्रीज हो चुका है, तो डिक्रीज मतलब क्या, तो 5 यूनिट का 40%, सॉरी इंक्रीज ना, इंक्रीज होता है। 40% इंक्रीज का मतलब यह है कि 40% मतलब 2/5 इंक्रीज हो चुका है, तो मैंने आउट ऑफ 5 2 यूनिट बढ़ चुका है। आउट ऑफ 5 माने 5 यूनिट का, 5 यूनिट का कितना यूनिट बढ़ चुका है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है 2 यूनिट, ये 2 यूनिट बढ़ चुका है। तो इसका मतलब 5 के साथ 2 अगर मैं बढ़ा के लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 7 लिखूंगा। 5 + 2 7, यहाँ पे मैं ये लिखना है, ये फ्रैक्शन में आ गया। नेक्स्ट देखो, देयर आफ्टर उसके बाद डिक्रीज होता है कितना, 40% डिक्रीज होता है। उसके बाद क्या होगा, 40% डिक्रीज होगा, इनटू दे दो। 40% का मतलब कितना है, 2/5। तो मैंने डिक्रीज का मतलब क्या होगा, आउट ऑफ 5 2 यूनिट घट गया है। तो इसका मतलब मैं यहां पे लिखूंगा 5 का कितना यूनिट घटा है, 2 यूनिट घट गया है, तो ऊपर लिखो 3 यूनिट, बस हो गया। सो 7 3 जार 21, 5 5 जार 25, माने ये 25 जो हो, यहाँ पे 25 जो लिखा गया है ये क्या है, ये इनिशियल वैल्यू है। अब घट मतलब ऊपर जो लिखा गया है न्यूमेरेटर पार्ट में, ये क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू है या तो न्यू वैल्यू है ना। तो अब मैं लिखूंगा कि 25 से ये 21 मतलब कम है या ज्यादा है, मैं कहूंगा कि 25 से ये 21 कम है। माने इनिशियल वैल्यू 25 था, अभी हो रहा है प्रेजेंट वैल्यू 21 हो रहा है, माने 25 से घट गया है ना। तो आंसर आएगा डिक्रीज में, तो इंक्रीज वाला ऑप्शन तो होगा भी नहीं। तो या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहाँ पे नो चेंज है, तो नो चेंज तो होगा नहीं आंसर। चेंज तो कुछ तो चेंज हो रहा है ना। कितना यूनिट का चेंज हो रहा है, 25 से 21 यूनिट हो रहा है, तो कितना यूनिट का चेंज, 4 यूनिट का चेंज है। किससे, 25 से, बस यही अपना उत्तर है। सो 4/25 पार्ट जो होगा इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अब देखो
1/25 का मतलब है 4%। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16%। या तो तुम लोग सिंपली क्या कर सकते हो, ये जो फ्रैक्शन मिला है इस फ्रैक्शन को 100% से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 25 से 4 बार जाएगा, 4 4 जार कितना है 16%। तो 16% का क्या हो चुका है डिक्रीज। और यही अपना आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और यही तरीका एग्जाम का होना चाहिए। ये सब करते रहोगे। देखो एग्जाम जब देख मतलब कोई कैंडिडेट देके आता है, बहुत सारा कैंडिडेट का यही शिकायत रहता है कि सर टाइम ज्यादा नहीं मिला है, बहुत लेंदी पेपर आया है। एक्चुअली पेपर लेंदी नहीं है, टाइम तुमको जितना दिया गया है हमको भी उतना ही दिया जाएगा और दूसरे कैंडिडेट को उतना ही टाइम दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रॉब्लम है मेथड में, प्रॉब्लम है जो हम लोग का अप्रोच होना चाहिए एग्जाम में, वो अप्रोच हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम उधर होता है ना, प्रॉब्लम टाइम का नहीं। आ रहा है बात समझ में, यही हम लोग को यूज करना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अगर किसी का कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, ठीक है। और एक चीज मैं यहां पे बता देता हूं कि ये जो टेलीग्राम है, ये टेलीग्राम हर मतलब ज्वाइन कर लेना। हर कोई कुछ भी डाउट होगा तो इसमें हम लोग को मेरे को भेज देना, ठीक है। सेंड कर दो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 22 years एंड द एवरेज एज ऑफ बी एंड सी इज 25 years, देन फाइंड द एज ऑफ ए आफ्टर 9 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, क्वेश्चन हो गया ये। अब एवरेज क्या है, एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं। एवरेज क्या होता है, सपोज मान लो तुमको दो आदमी दिया गया है। सपोज मान लो एक राम बताया गया है और एक श्याम दिया गया है, ठीक है। एक राम है एक श्याम है। राम को सपोज कितना मिला है, राम को सपोज 50 मार्क्स मिला है और श्याम को सपोज 60 मार्क्स मिला है। अब तुम लोग को पूछा गया है कि राम और श्याम को जितना भी मार्क्स मिला है एग्जाम में, उसका एवरेज निकालो। तो मैं कैसे निकाल लूंगा, तो इसका एवरेज में ऐसा निकालूंगा, एवरेज इज इक्वल टू, यहां पे लिखूंगा 50 और ऊपर लिखूंगा 60 और इसको 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा, है ना। सो 100 एंड ये 2 से में कितना बार, 5 बार, 5 बार 55। इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा आंसर 55। तो फॉर्मूला क्या है फिर, फॉर्मूला यही है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है कि यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ऊपर जो लिखना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन। सो दोनों मैंने लिख दिया सम, मतलब ऐड करना है, ठीक है। अब नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे लिखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। सो टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन है ना। सो यहाँ पे इसलिए मैं दो क्यों लिखा, यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन दिया गया है तो यहाँ पे मैं दो लिख दूंगा। तो ये हो गया एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, हमेशा याद रखना, ऊपर लिखते हैं हम लोग सम लिखते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, और नीचे हम लोग लिखते हैं टोटल कितना नंबर बताया गया है, कितना ऑब्जर्वेशन है, वो टोटल नंबर हम लोग यहाँ पे नीचे लिखते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखो यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आता है। कौन सा फॉर्मूला निकल के आता है, हम लोग को क्या बताया कि एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं। हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे सम लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे टोटल नंबर हम लोग को लिखना है। अगर सपोज मान लो हम लोग को एवरेज दिया गया है एंड नंबर दिया गया है, तो हम लोग को सम निकालना होगा। सम में कैसे निकालूंगा, एवरेज इनटू नंबर, हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में लिखूंगा, है ना। टोटल कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये सपोज अगर हम लोग को निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा शाम को मैं एवरेज से क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा, बस हो गया। ये यहां पे ये जो है तीन एवरेज का फॉर्मूला मिल गया। ये तीनों एवरेज का फॉर्मूला हम लोग को चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बताया गया है, इफ द एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज 22 ईयर्स। ठीक है, ये हम लोग मैं हटा देता हूं, ये हटा देता हूं। अब क्वेश्चन पे आएंगे। क्या बताया गया है, एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 22 ईयर्स। ठीक है,
एबीसी का एवरेज एज अगर 22 ईयर्स है तो हम लोग टोटल निकाल लेते हैं, सम निकाल लेते हैं। सम कितना होगा फिर? एवरेज एज, अगर एवरेज एज ऑफ एबीसी, एबीसी का एवरेज एज ए प्लस बी प्लस सी, यहां पे ऊपर में सम लिखूंगा और नीचे क्या लिखना है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3, 3 ऑब्जर्वेशन में 3 से डिवाइड कर दूंगा, इज इक्वल टू में क्या लिखूंगा? एवरेज हम लोग को 22 ईयर्स दिया गया है। तो डियर फॉर हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, a प्लस बी प्लस सी का सम कितना होगा फिर? 22 इंटू 3, दैट मीन 66 होगा। बस डन, ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद हम लोग को क्या दिया गया है? एवरेज एज ऑफ बी एंड सी इज 25 ईयर्स। बी और सी का एवरेज एज कितना दिया गया है? 25 ईयर्स दिया गया है। अब देखो, तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं? b प्लस सी इज इक्वल टू, 2 ऑब्जर्वेशन है और एवरेज है 25, सो 25 को मैं 2 से गुना कर सकता हूं, तो इसका मतलब क्या बनेगा? 50 बनेगा, 50 बन जाएगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखो, एवरेज कितना बताया गया? बी और सी का एवरेज, बी और सी का एवरेज 25 बताया गया है। एवरेज का मतलब बी और सी का सम डिवाइडेड बाय, मैं क्या लिखूंगा? डिवाइडेड बाय 2 लिखूंगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक है बी और दूसरा है सी, सो 2 है, 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा, इज इक्वल टू 25। अब इसी का जो सम है, ये सम को मैंने ऐसे लिखा, हो गया, लिख सकते हैं, बस डन। अब देखो क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा गया? देन फाइंड द एज ऑफ ए का एज चाहिए, लेकिन कब का एज चाहिए? 9 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आफ्टर 9 ईयर्स ए का एज कितना होगा, ये हम लोग को चाहिए। अब देखो, सपोज मान लो तुम्हारा जो एज है आज के डेट में, सपोज कोई एक नाम ले लेता हूं, राम। राम का जो एज है सपोज मान लो 30 ईयर्स है। आज के डेट में कितना है? राम का एज 30 ईयर्स है। तो 10 साल बाद इसका एज कितना होगा? क्या मैं राम का जो एज है, इस एज के साथ 10 नहीं ना ऐड कर दूंगा? ऐड करना है ना, तो कितना हो गया? 40। तो 10 साल बाद राम का एज कितना होगा? 40 होगा। तो वही चीज यहां पे भी हम लोग को अप्लाई करना है। क्या करेंगे? ए का एज में निकाल लूंगा, उसके बाद ए के साथ 9 ईयर बाद, आफ्टर 9 ईयर्स हम लोग को निकालना है, 9 ईयर्स में ऐड कर दूंगा, बस डन, हो गया। तो यहां पे अब देखो एक चीज, बी और सी का एज है 50, ए बी सी तीनों का एज है 66। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं, 66 से 50 में अगर माइनस कर दूंगा तो ए निकल जाएगा ना? यस, ए निकल जाएगा। कितना? 16। तो ए का एज कितना मिला? 16 ईयर्स मिल गया है। लेकिन हम लोग को क्या पूछा गया है? 9 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आफ्टर 9 ईयर्स। तो यहां पे 9 ईयर्स ऐड कर दो, कितना बनेगा? 25 ईयर्स बनेगा, और यही अपना आंसर है। तो आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ एक बार। अगर किसी को डाउट है तो पूछना जरूर, ठीक? कमेंट सेक्शन में लिखना अगर किसी का कुछ भी डाउट है। और जो टेलीग्राम मैंने बताया, वो टेलीग्राम हर कोई ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम में डाउट पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अब यहां पे क्या दिया गया है? Two numbers are in the ratio 2:3 and the product of their HCF and LCM is 96. The sum of the two numbers is, अच्छा, तो यहां पे क्या आ रहा है? HCF and LCM आ रहा है। अब देखो, एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं। एक फॉर्मूला क्या है, ये हमेशा याद रखना और नोट डाउन करके रखना कॉपी में, कि सपोज कोई भी दो नंबर क्या ले सकते हैं हम लोग? ए और बी भी ले सकते हैं, ठीक है? कोई भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट किसका इक्वल होता है? एलसीएम ऑफ दोस टू नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ दो टू नंबर्स। सो सपोज मान लो दो नंबर हम लोग को दिया गया है। सपोज टू नंबर्स आर कितना? ए एंड बी सपोज। सो मैं क्या बताया? ए और बी का प्रोडक्ट, तो माने ए और बी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये किसका बराबर होता है? एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी का बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ठीक है? ये हो गया, एक फॉर्मूला हम लोग को मिल गया। अब इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखो,
क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, दो नंबर 2:3 में है, दो नंबर का जो रेशियो है 2:3 है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज 96। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा हम लोग को दिया गया है, ये वाला हिस्सा कितना है, ये वाला हिस्सा हम लोग को बताया गया 96 है, ठीक है। अब दो नंबर कौन सा मैं ले लूं, दो नंबर जो है, दो नंबर का रेशियो 2:3 है, तो दो नंबर मैं क्या ले सकता हूं, सपोज मान लो टू नंबर्स भी, रुको लेट, अब यहां पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, लेट दैट, देखो एग्जाम में ये सब लेट वेट कुछ मतलब लिखना मत, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेट द टू नंबर्स में जस्ट समझाने के लिए मैं ये लिखा हूं, टू नंबर्स भी कौन सा, सपोज 2x एंड थ्राइस x, कौन सा दिया गया है 2:3 बताया गया ना, सो 2x एंड मैंने थ्राइस x ले लिया, ठीक है। एक वेरिएबल लेना है क्योंकि जो रेशियो है ये रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, और ये रेशियो होता क्या है, एक्चुअली रेशियो होता है हम लोग का एक कंपैरेटिव वैल्यू, है ना, तो इसलिए एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है। 2x एंड 5x ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर हम लोग जाएंगे तो 2x into 3x is equal to LCM of 2x into 2x and 3x into HCF of 2x into 2x and 3x। तो जो प्रोडक्ट हम लोग को दिया गया वो 96 है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये 96 बताया गया, बस यहाँ पे 96 लिख दो, है ना। अब 3 से जाएगा ये 3 3 9, 3 2 6, और 2 से जाएगा ये कितना 16, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 16 होता है, तो x का वैल्यू कितना होगा फिर +-4 होगा। तो यहाँ पे बस हम लोग हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, +4 ही कंसीडर करना, पॉजिटिव वाला ही हम लोग को कंसीडर करना है। अब देखो, अब क्वेश्चन x का वैल्यू हम लोग निकल लिया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज, दो नंबर का सम बताओ। दो नंबर क्या क्या मैंने लिया था, एक लिया था 2x, एक लिया था 2x और एक लिया था थ्राइस x, है ना। सो 2x मतलब ये x के जगह पे मैं 4 लिख दूंगा, x का वैल्यू हम लोग के पास है अभी, 2 × 4 कितना होगा 8 होगा, 4 3 × x का वैल्यू 4 है, 3 × 4 कितना होगा 12 होगा। इन दोनों के बीच में क्या चाहिए हम लोग को, सम चाहिए। सो 12 और 8 में ऐड कर दूंगा तो कितना मिलेगा 20 मिलेगा, और यही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा बी होगा इसका करेक्ट आंसर। आ रहा ना समझ में, क्लियर है ना, सबको क्लियरली समझ में आ रहा है। देखो चीजें जो है एकदम क्लियर होना चाहिए, अगर क्लैरिटी नहीं होगा तो बाद में दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, देखो क्यूब रूट हम लोग को निकालना है, 8² का क्यूब रूट निकालना है। अच्छा इसका मतलब क्या है, सपोज मान लो ये हम लोग को पूछा है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 16 का रूट कितना है, 16 का रूट 4 होगा। तो सपोज मान लो ये हम लोग को पूछा गया है 27, ये क्यूब रूट है, तो 27 का क्यूब रूट कितना होगा फिर 3 होगा, क्योंकि 3 3 3 मल्टीप्लाई करने के बाद 27 एंड 4 × 4 मल्टीप्लाई करने के बाद 16 मिलता है। अब यही चीज हम लोग को चाहिए। देखो क्वेश्चन में है कि यहाँ पे अंदर 8² दिया गया है और यहाँ पे क्यूब रूट दिया गया है, तो मैं क्या करूंगा, ये क्यूब रूट लिख दो, 8² को तोड़ दो, 8² मतलब 8 1 कितना है 64। अब 64 का क्यूब रूट चाहिए। अब 64 का क्यूब रूट कितना है, 64 का क्यूब रूट आंसर है 4, है ना। देखो मैं एक चीज बता देता हूं, 1² से लेके डॉट 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 अप टू एटलीस्ट 30² तक तुम लोग याद कर लेना। 1 क्यूब से लेके डॉट 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 एटलीस्ट 20 क्यूब तक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एडीआरई में चाहिए, सिर्फ असम पुलिस में चाहिए। अगर ये सब कुछ तुम मतलब तुम्हारे माइंड पे होगा ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ भी तुम लोग मूव कर सकते हो। इसलिए मैं हमेशा बार बार यही बोलता हूं कि एटलीस्ट मल्टीप्लीकेशन टेबल्स and square and cube, squares at least 1 to 30 squares and cube at least 1 to 20 cube हम लोग को जानना ही जानना है ना। ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक एग्जाम के लिए।
तो ये सब अगर नहीं मतलब पता मालूम नहीं होगा, मतलब पता ही नहीं होगा तुम लोग को कि सपोज पूछा जाए कि 18 का स्क्वायर बताओ, कोई एग्जाम में सपोज एग्जाम देने बैठ गए तुम, उसके अंदर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, वहां पे 18 स्क्वायर मिल गया तुमको, 17 स्क्वायर मिल गया, क्या तुम मल्टीप्लीकेशन करने बैठ जाओगे तब? है ना? तो इसलिए हम लोग को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी याद होना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन पे आएंगे, ये रेकरिंग नंबर का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का रेकरिंग नंबर का क्वेश्चन है और है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यही सेम क्वेश्चन ADRE 2022 ना, तो 2022 में यही क्वेश्चन एकदम डिट्टो यही क्वेश्चन आया था। अब SRF का क्वेश्चन हम लोग करते कैसे हैं, पता है कैसे किया जाता है? देखो देखो यहां पे हम लोग को क्या दिया गया है कि 2.19 के ऊपर बार लगाया गया है। तो इस बार का मतलब क्या है? ये बार का मतलब है रेकरिंग नंबर। 2.19 इस 19 के ऊपर बार लगाया गया, यही रेकरिंग नंबर है। तो इसका मतलब 19191919 मतलब ऐसे जा रहा था, तो इसको स्टॉप कर दिया ये बार देके। तो इसको मैं करना कैसे है देखो। हमेशा याद रखना, ये जो डेसिमल है, डेसिमल से पहले जो नंबर है इसको एज इट इज लिखो, प्लस दे दो। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज और मैं दिखा देता हूं। सपोज मान लो 2 + 3/7, इसका मतलब क्या है? क्या मैं इसका मतलब 2 3/7 में लिख सकता हूं? हाँ, यस ऑफ कोर्स हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? देखना देखना, सपोज मान लो ये, तो इस क्वेश्चन को इसको मैं कैसे हल करूंगा? तो मैं सपोज यहां पे 7 एलसीएम ले लिया। 7 2 ज़र कितना है 14 में यहां पे लिखूंगा, और ये 7 1 ज़र 7, 3 1 ज़र 3, तो यहां पे ये हो गया। 14 + 3 जो है, 14 + 3 का मतलब कितना है 17 / 7 होगा। क्या यहाँ पे कुछ अलग होगा? क्या यहाँ पे कुछ अलग होगा? ये 7 से 2 मल्टीप्लाई, 7 2 ज़र कितना है 14, ये जो 3 है ये तो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर को हम लोग ऊपर लिखते हैं ना। इस 3 को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 14 के साथ अगर 3 ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, 17 बनेगा। तो हमेशा ये चीज याद रखना। तो देखो सेम वैल्यू मिला ना, 17/7 17/7। तो हमेशा ये चीज याद रखना कि सपोज मान लो a + b/c है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a b/c भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अब क्वेश्चन पे आओ, हम लोग को करना क्या है, जो डेसिमल है, डेसिमल से पहले जो नंबर है, पहला वाला नंबर जस्ट एज इट इज लिख दो, बस 2 लिख दिया, और यहां पे लगा दो प्लस, और यहां पे क्या है 19 है, 19 के ऊपर बार है। तो यहां पे जितना नंबर के ऊपर बार होगा उतना ही 9 तुम नीचे दे दो। कितना नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है, तो वही 99 तुम वहां पे देना। क्योंकि 2 नंबर है, 2 नंबर के ऊपर बार है, तो 2 डबल 9 हम लोग लगाएंगे। अगर 1 नंबर के ऊपर बार होता तो मैं सिर्फ एक ही 9 लगाता, 3 नंबर के ऊपर बार होता मैं 3 9 लगाता, है ना? ठीक है। अब नेक्स्ट ऊपर क्या लिखना है न्यूमरेटर पार्ट में, और जितना नंबर के ऊपर बार है वही सेम नंबर एज इट इज लिख दो। किसके ऊपर बार है, 19 के ऊपर बार है, तो 19 को मैं यहां पे लिख दूंगा, बस यही तुम्हारा आंसर है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 + 19/99 का मतलब है 2 19/99 है ना? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं इक्वल टू, अब देखो 99 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, और ये जो रिमाइंडर है 19, ये 19 हम लोग क्या कर देंगे, 19 हम लोग प्लस कर देंगे। अब कितना होगा, एक साथ करने के लिए कोशिश करना। 2 9 ज़र कितना है 18, 18 के साथ अगर 9 तुम ऐड कर दोगे तो कितना बनेगा, 7 बनेगा, 2 गया कैरी, है ना, 27 बनेगा, 27 का 2 7 आ गया, यहाँ पे 2 गया कैरी, 2 1 ज़र 2 + 2 कितना 4। तो आंसर क्या मिलेगा, ओ सॉरी, एक और 9 है ना, सॉरी 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 सॉरी, हाँ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे लिखता हूं 9, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, 9 2 ज़र कितना है 18, 18 के साथ 9 ऐड कर दो। 18 के साथ अगर मैं 9 ऐड कर दूंगा तो कितना बनेगा, 18 के साथ 9 ऐड कर, 27 का 7, 2 गया करी, 9 2 ज़र 18, 18 + 1 कितना है 18, 18 + 1 19, + 2 कितना 21।
सो 217 मिलेगा। तो आंसर कौन सा है? 217 डिवाइडेड बाय मैं 99 कह सकता हूं। तो आंसर ऑप्शन नंबर है क्या? यहाँ पे आंसर नहीं है क्या? 217 अच्छा है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो यही अपना आंसर है। आ रहा है बच्चे समझ में? नहीं तो तुम एक काम और कर सकते हो। 99 जो है, इस 99 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करना। 9 टू 18 का 8 1 करे, 9 टू 18 प्लस 1 19, ये तुम लिख सकते हो। अब 19 जो है, ये 19 तुम ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है? कितना होगा? 9 8 17 का 7 1 19 प्लस 1 20 प्लस 1 21, बस 217 17 217 आ जाएगा इसका आंसर। करेक्ट है ना? क्लियर है? तो ये सब क्वेश्चंस नहीं, मैं यहां पे लिख के रखता हूं। ये नंबर जितना भी है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन एक साथ करने के लिए कोशिश करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन एक मैं यहां पे दिया हूं। एक बार पहले तुम लोग ट्राई करो, उसके बाद हम लोग यहां पे करेंगे। इससे ये जो क्वेश्चन है इससे थोड़ा सा अलग है। मतलब यहां पे क्या दिया गया है, देखो 1 डेसिमल 2 3 एंड 4। अब 3 4 34 के ऊपर, हाँ 34 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है। मैंने क्या बताया? इक्वल करना क्या है, डेसिमल से मतलब जो नंबर है आगे, ये वाला नंबर एज इट इज लिख दो। 1 है, 1 को एज इट इज लिख दिया, बस ठीक है। अब ऐड कर दो, एडिशन यहां पे लिख दिया। अब यहां पे मैं हम लोग को करना क्या है, टोटल यहां पे कितना नंबर डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद कितना है? 0.234। हम लोग ऐसे लिखेंगे ना। अब 1 तो बाहर लिख दिया। तो अब देखो 1 प्लस टोटल कितने नंबर के ऊपर बार है? मैं कहूंगा कि टोटल 2 नंबर के ऊपर बार है। जितने नंबर के ऊपर बार उतना ही 9 यहां पे आ जाएगा। कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है? एक नंबर, मतलब डेसिमल के बाद हम लोग को देखना है, एक नंबर के ऊपर बार नहीं है। तो जितने नंबर के ऊपर बार नहीं होगा उतना ही जीरो लगा दो। एक जीरो में लगा दूंगा, बस डन। नेक्स्ट हम लोग को करना क्या है, ऊपर लिखो 234, हम लोग को ऊपर लिख देना है एज इट इज। 234 है, 234 लिख देना है। अब यहां पे जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है वो नंबर माइनस कर दो। किसके ऊपर बार नहीं है? 2 के ऊपर बार नहीं है, 2 माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद क्या मिलेगा? 1, मैं ऐसे लिख सकता हूं 1, नीचे तो आएगा 990, ऊपर क्या आएगा? 232 आ जाएगा। अब हम लोग को करना क्या है, 990 इंटू 1 प्लस 234, माने क्या करना है? 990 इंटू 1 करना है, तो आंसर 990 ही मिलेगा। इसके साथ 232 ऐड कर देना है। ये सर तो हाँ, ऐड कर देंगे। कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? यहाँ पे 990, यहाँ पे मिलेगा 2, 9 प्लस 3 12 का 2, 1 के 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12। तो इतना मिलेगा 1,222 डिवाइडेड बाई 990। क्या 1,222 डिवाइडेड बाई 990 है आंसर? 1,222 डिवाइडेड बाई 990 है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यही अपना करेक्ट आंसर है। अब बताओ किसको समझ में नहीं आ रहा है? क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है द बेस एंड हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, यहां पे क्या मिला? राइट एंगल ट्राइंगल मिला। ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा, उसी को हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल मानेंगे। तो यहाँ पे सपोज ए बी सी, सपोज मान लिया कि ए बी सी एक ट्राइंगल है और ये बी जो है ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्या बताया गया है? बेस एंड द हाइट ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर इक्वल। जो बेस है, बेस मतलब ये BC, इसको हम लोग बेस मानेंगे, और हाइट AB हाइट है, ये दोनों क्या है? ये दोनों इक्वल बताया गया है इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 2√2 सेंटीमीटर। तो माने हाइपोटेनस जो है
2√2 हम लोग को दिया गया है। ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया हाइपोटेनस जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, और ये हो गया इसका बेस, है ना, और ये हो गया इसका हाइट, HEIGHT हाइट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब क्या चाहिए, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया हम लोग को चाहिए। अब देखो एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होगा कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हाइट एंड बेस हम लोग को चाहिए। अब यहां पे बताया गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाइट सपोज मान लिया मैंने x, तो इसका मतलब बेस भी हम लोग को कितना मानना पड़ेगा, x ही मानना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अगर दोनों इक्वल है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ पे यूज होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग इस x का वैल्यू निकाल देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस ROUS Pythagoras theorem, according to the Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to height square प्लस बेस स्क्वायर होता है, ठीक है। हाइपोटेनस कितना बताया गया हम लोग को, हाइपोटेनस बताया गया 2√2 इसका स्क्वायर। हाइट एंड बेस मैंने कितना लिया, ये लिया था लेट x लिया था, तो ये x स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 2 का 4√2 हट जाएगा, 2 आएगा, ये 2 और 2 में कैंसिल कर सकता हूं। x स्क्वायर का वैल्यू 4 दिया गया है, तो x का रूट कितना बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू हम लोग को 2 मिला। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो निकालना है हम लोग को एरिया, एरिया क्या होगा, डियर फॉर एरिया जो होगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, इंटू हाइट होता है। तो हाफ, बेस कितना है, बेस x है तो इसका मतलब 2 है, इंटू हाइट कितना है, हाइट भी x है तो इसका मतलब 2 है। तो मैं 2 और 2 में कैंसिल कर सकता हूं, तो क्या मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा, माने ऑप्शन नंबर ए, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। आ रहा ना बात समझ में, ठीक है। एक बार देख लो, आराम से देख लो एक बार, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बताया गया है, द लीस्ट, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय व्हिच 1250 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। मस्ट क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, पढ़ो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 1250 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद वो वाला नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे कि सपोज मान लो 4, क्या ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ 4 परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां पे ऐसा 2 नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, एक नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आएगा, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, परफेक्ट स्क्वायर कह सकता हूं। क्या 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ एक नंबर सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 16 आता है, तो इसलिए मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर कहूंगा। ये 2 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, तो इसका मतलब 4 स्क्वायर का मतलब क्या है, 16, 2 स्क्वायर का मतलब है कितना है, 4, तो इसका मतलब ये 4 हो गया, 16 हो गया, ये सब कुछ परफेक्ट स्क्वायर माना जाता है ना। तो इसका मतलब यहां पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करने का मतलब दिमाग में हम लोग को यही सोचना चाहिए कि 1250 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं और वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो करेंगे कैसे, तो 12 बताया गया 1250, इसको हम लोग तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, क्या मैं 125 को 1250 को 125 इंटू 10 के हिसाब से मैं तोड़ सकता हूं, हाँ ऑफकोर्स तोड़ सकते हैं। और 125 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 का क्यूब में लिख सकता हूं, तो इसका मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 में लिख सकता हूं। और मैं 10 को कैसे लिखूंगा,
5 इंटू 2 जैसे मैं लिखूंगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ना होगा। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे 5 कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 25, 5 5 जा 25 इंटू 25, 25 का स्क्वायर में लिख सकता हूं ना। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एक 2 आ रहा है, तो इस 2 के साथ अगर मैं 1 2 और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मतलब इसको भी 2 स्क्वायर में लिख सकता हूं। अल्टीमेटली 25 इंटू 2 करके स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो हिस्सा है यहां से लेके यहां तक ये तो 1250 है, तो बाकी कौन सा नंबर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। मैं कहूंगा कि 2 यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मिनिमम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 हम लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी 2। यहाँ पे 1250 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 इज द 101% करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, ठीक है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लेना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट इज ऑल, मतलब कॉन्सेप्ट इज ट्रिक होता है ना। बेसिकली अगर देखा जाए तो ट्रिक इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। ट्रिक बोल के कोई चीज ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट को छोड़ के, तो कॉन्सेप्ट ही है जिसको यूज करके हम लोग ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या क्या बताया गया है, क्या दिया गया है। When the numerator of a fraction is multiplied by 4 and the denominator by 9, the fraction reverses. फ्रैक्शन क्या हो जाता है, फ्रैक्शन रिवर्स हो जाता है, माने उल्टा हो जाता है। The fraction is, तो फ्रैक्शन हम लोग को निकालना है। क्या पूछा गया है कि when the numerator of a fraction, कोई एक फ्रैक्शन का न्यूमेरेटर के साथ अगर 4 में मल्टीप्लाई करूं एंड डिनोमिनेटर के साथ अगर मैं 9 मल्टीप्लाई करता हूं तो फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो वो फ्रैक्शन क्या है बताना है। तो मैं कैसे बताऊंगा, हाँ तो मैं कैसे बताऊंगा। सपोज देखो, देखो सपोज मान लेते हैं, अच्छा न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर किसे कहा जाता है। सपोज मान लो 2/3, ये 2/3 है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग न्यूमेरेटर कहते हैं, है ना। और नीचे वाला जो नंबर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, कहते हैं ना। यस ऑफ कोर्स कहते हैं। तो सपोज मैं मान लेता हूं यहां पे लेट द फ्रैक्शन इज, नहीं यहां पे लिखता हूं लेट द फ्रैक्शन इज कितना, x/y, या तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ही लिख दो, n/d, ठीक है। ये मैं ले लेता हूं, फ्रैक्शन कौन सा है, n/d में ले लेता हूं। अब क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, व्हेन द न्यूमेरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 4, डियरफॉर न्यूमेरेटर के साथ कितना मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देगा, डिनोमिनेटर के साथ 9 मल्टीप्लाई करना है, तो 9 मल्टीप्लाई कर देंगे। तब क्या होता है, फ्रैक्शन जो है वो उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो मैंने ऊपर डी चला जाएगा, नीचे एन चला आएगा, हो गया बस। अब क्या पता लगाना है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन कौन सा है, ये मतलब n/d का वैल्यू हम लोग को निकालना है अल्टीमेटली। निकालो, कैसे निकालेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे n इंटू एन मतलब n स्क्वायर इंटू 4 आएगा, इज इक्वल टू डी इंटू डी से 9d को मल्टीप्लाई कर दो, डी स्क्वायर इंटू क्या आएगा 9 आएगा, हो गया। तो n/d हम लोग को निकालना है, ये डी स्क्वायर इस तरफ लेके आओ, 4 उस तरफ लेके जाओ, n स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर है 9 और नीचे आ जाएगा कौन सा, ये 4 नीचे आ जाएगा, हो गया। देखो अब यहाँ पे ऊपर है n, नीचे है d, अब इसको करना है कौन क्या, स्क्वायर, n/d होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ n/4। तो मैं क्या करूंगा, ये स्क्वायर हटा देता हूं, तो अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे रूट नहीं ना बन जाएगा, रूट अंडर रूट 9/4 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा, n/d
का वैल्यू कितना है, 9 का रूट कितना है, 3 है, लिखो 3। 4 का रूट कितना है, 2 है, लिख दो। तो क्या चाहिए हम लोग को, n/d चाहिए था ना, तो n/d कितना, 3/2 निकला। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 3/2 होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। ये सब क्वेश्चंस जो है यहां पे जितना भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर ADRE ग्रेड 3 का पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। देखो इतना इजी क्वेश्चंस आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखो एक चीज मैं हमेशा बताता हूं कि एडीआरई हो गया, असम पुलिस, या तो असम गवर्नमेंट का कुछ भी कोई भी एग्जाम हो, ये सब एग्जाम ना आजकल एसएससी एंड रेल को फॉलो करते हैं, हर एक क्वेश्चन फॉलो करके बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि पहले हम लोग एडीआरई या तो असम पुलिस या तो जितना भी असम गवर्नमेंट का एग्जाम्स था, पहले जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते थे, पहले जिस तरीके का क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते थे, आजकल वो सब क्वेश्चंस नहीं चलेगा। आजकल एकदम नया ट्रेंड आ चुका है। तुम अगर पिछले साल का अगर असम पुलिस का पेपर उठा के देख लो, पता चलेगा कि किस तरीके का मतलब किस लेवल का क्वेश्चंस आया हुआ है। एडीआरई का कुछ ऐसा क्वेश्चंस भी होगा जो क्वेश्चंस माने एकदम एसएससी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो इसलिए तुम लोग को मैं एक ही बार इंपॉर्टेंट बात यही बोलना चाहता हूं कि प्रिपरेशन अगर तुम लोग अच्छे से कर रहे हो, मतलब अच्छे से करना चाहते हो, तो वो सब छोड़ो। मैंने पहले जो भी तुम लोग कर रहे थे, मैं बात कर रहा हूं कि बहुत आगे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम लोग को प्रैक्टिस नहीं करना है। लास्ट ईयर जो हो चुका है वो प्रैक्टिस करो, एंड न्यू क्वेश्चंस जितना भी एसएससी का क्वेश्चंस हो गया, रेलवे का क्वेश्चंस हो गया, वो सब क्वेश्चंस अब तुम लोग प्रैक्टिस करना है ना। तब जाके मतलब एग्जाम निकलेगा, नहीं तो दिक्कत होगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट परसेंट। देखो ये सब क्वेश्चन करने का बहुत सारा तरीका होता है, एक सबसे बेहतरीन तरीका मैं बताऊंगा। पहले बेसिक तरीका क्या है वो देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन है, एट व्हाट परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डज एन अमाउंट ऑफ मनी डबल इन 12 ईयर्स। तो मैंने हम लोग को पूछा गया है कि एक प्रिंसिपल, सपोज ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या दिया गया, उधार दिया गया है, तो 12 साल में ये पैसा क्या होगा, डबल हो जाएगा। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में 12 साल में कोई एक सर्टेन अमाउंट डबल हो जाएगा, ये हम लोग को पूछा गया है। अल्टीमेटली हम लोग को क्या पूछा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। क्या पूछा गया है, अल्टीमेटली हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन ये है कि 12 साल में कोई एक सर्टेन अमाउंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ये क्वेश्चन है। तो मैं क्या मानूंगा, सपोज मान लो, लेट द प्रिंसिपल इज, जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल सपोज मैंने मान लिया P, ठीक है। ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। कितने साल में डबल होता है, 12 साल में डबल हो जाता है। डबल का मतलब क्या है, तो इसका मतलब अमाउंट बन जाता है ये, तो अमाउंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। सो माने 2P बन जाता है। क्या बन जाता है, 2P बन जाता है। कितने साल में, 12 साल में। n का वैल्यू कितना बताया गया है, 12 साल बताया गया है। 12 साल में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अब देखो एक चीज, अब हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, ये हम लोग को फॉर्मूला पता है, PNR डिवाइडेड बाय 100। P है प्रिंसिपल, N है नंबर ऑफ टर्म्स, माने ईयर, कितने ईयर्स तक माने हम लोग उधार दे देंगे, ये नंबर ऑफ, कोई कोई T भी लिखता है, N भी लिख सकते हैं, T भी कुछ भी लिख सकते हो। R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो एक है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है जितना पैसा तुमको मिलेगा एज एन इंटरेस्ट, उसके साथ अगर तुम प्रिंसिपल ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो अमाउंट बन जाता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब अमाउंट क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू SI प्लस P।
अब यहां पे गौर करो कि यहां पे अगर मैं देखूंगा हम लोग के पास P है, प्रिंसिपल है एंड हम लोग के पास अमाउंट है, लेकिन SI नहीं है। तो SI में कैसे निकल सकता हूं यहां से? SI इज इक्वल टू, मैं यहां से मैं एक ही चीज बोल पाऊंगा कि SI जो है, ये SI किसका इक्वल है? A माइनस P का इक्वल है, मैं ये लिख सकता हूं, है ना। एकदम बेसिक तरीका मैं बोल रहा हूं, एकदम बेसिक से अगर करना है तो ऐसे ही करेंगे। तो SI निकाल लो यहां से। SI कितना होगा? 2P, मतलब अमाउंट से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर देता हूं तो क्या मिलेगा? SI मिलेगा। तो यहां पे अमाउंट है 2P माइनस P, तो इसका मतलब SI क्या P नहीं होगा? SI P नहीं होगा क्या? ऑफ कोर्स होगा, SI P, है ना। तो इसका मतलब, रुको लिख ही देता हूं, अमाउंट माइनस P में लिख सकता हूं, है ना। डियर फॉर SI हमको कितना मिलेगा? P मिलेगा, ठीक है। Therefore SI सिंपल इंटरेस्ट जो है, ये सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट PNR डिवाइडेड बाय कितना है? डिवाइडेड बाय 100 है। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो SI हम लोग को कितना मिला? P मिला, यहाँ पे P लिख दो, इज इक्वल टू ऊपर P है, N 12 साल हम लोग को निकालना है, 12 साल के लिए कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ये R का वैल्यू हम लोग को निकालना है, डिवाइडेड बाय 100। ये P क्या कैंसिल, अब R का वैल्यू कितना होगा? R इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 12 होता है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही हम लोग का आंसर है। लेकिन देखो, अगर तुम लोग को परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन का जो टेबल है, 1/1 इक्वल टू 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 6, 1/4 25%, 1/5 20%, अप टू 1/20 इज इक्वल टू 5%। 1/1 से लेके 1/20 तक जो परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन है, ये टेबल तुम लोग को याद रखना है। तो ये टेबल अगर तुम याद रखोगे तो 100/12 का वैल्यू तुम तुरंत बोल दोगे कि इसका आंसर 8.33 है ना। या तो और मैं क्या लिख सकता हूं, 8 1/3% में लिख सकता हूं, है ना। 8 1/3% माने ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नहीं तो 100 को तुम 12 से डिवाइड करते रहो, 100 को 100 को अगर 12 से डिवाइड करोगे तो यही मिलेगा 8.33, दैट मींस 8 1/3 यही मिलेगा। क्या समझ में आ रहा है सबको? यहां तक समझ में आ रहा है? एक बार बता दो, कमेंट करना, ठीक है। और अगर किसी को दिक्कत है, मतलब दिक्कत हो रहा है, तो क्या बोलना, कहां पे बोलना है? टेलीग्राम में बोलना है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे एग्जाम में, तो फिर कैसे करना है? कैसे करना है इसके लिए इसके लिए देखो, एक हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। एक हम लोग को क्या यूज करना है? फॉर्मूला यूज करना है। ऐसा टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा, रुको मैं पिंक ले लेता हूं, पिंक से लिखता हूं। जब भी क्वेश्चन में डबल होता है, किसी के मतलब ऐसा टाइप का और क्वेश्चंस देगा, जैसे कि जहां पे ट्रिपल हो जाता है, क्वाड्रुपल्स हो जाता है ना, 5 गुना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब भी होगा, एक हम लोग डायरेक्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। कौन सा ट्रिक यूज करेंगे? वो है R इंटू टी इज इक्वल टू n-1 इंटू 100। बस ये हम लोग यूज करेंगे। हम लोग को क्या यूज करना है? R इंटू टी, दिखाई दे रहा है ना सबको? R इंटू टी, ये टी है, हाँ, R इंटू टी दिखाई दे रहा है? दे रहा है। n-1 इंटू 100। डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे? इस फॉर्मूला का यूज किया है, अब देखो यूज। अब यहां पे हम लोग को क्या पूछा गया है? डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। डबल, और मैं ब्लैक ले लेता हूं, रुको। क्या हो रहा है? डबल हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये n का वैल्यू क्या होगा? ये n का वैल्यू 2 होगा। अगर सपोज ट्रिपल हो रहा है तो इसका मतलब n का वैल्यू 3 होगा। सपोज क्वाड्रुपल्स हो रहा है तो n का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा? 4 लिखूंगा, है ना। देखो,
तो अगर हम लोग को आर निकालना है, ठीक है, आर निकालना है, तो n-1 डबल हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, n-1 मतलब डबल, मतलब 2-1। अगर 2-1 है तो 2 होगा ना, 2 इंटू 100 200 होगा। इसको किससे डिवाइड करें ना, t से, t मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ये 12 से डिवाइड कर दो, बस वही हो गया आंसर, एक ही लाइन में आंसर खत्म। सो 8 पॉइंट कितना, 8.33%। नहीं तो मैं ये कह सकता हूं 8 1/3%। आ रहा नहीं कि आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। बस एक ही लाइन में आंसर खत्म। जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चंस मिले जहां पे डबल होता है, जहां पे ट्रिपल होता है, जहां पे 4 गुना हो रहा है, जहां पे 5 गुना हो रहा है, तो आरती इक्वल टू n-1 इंटू 100, बस ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे ऐसा टाइप का क्वेश्चंस जब भी मिले। अब n का वैल्यू कौन सा है, ये जितना हो रहा है, सपोज डबल हो रहा है तो n का वैल्यू 2, सपोज ट्रिपल हो रहा है n का वैल्यू कितना 3, सपोज 4 गुना क्यों क्वाड्रिपल्स हो रहा है सपोज, तब n का वैल्यू 4 होगा। तो n से मैं 1 माइनस कर देना है, डबल हो रहा है, सो 2 से 1 माइनस कर दूंगा, सो 2 - 1 कितना, 1 है ना, 1 इंटू 2 - 1 1 इंटू 100, सॉरी ये 200 क्यों लिखा मैंने, सॉरी इसमें 100 लिखना था, इसमें कितना लिखना था, 100 लिखना था, हाँ। 2 - 1 1 1 इंटू 100 100 होता है, 100 को 12 से डिवाइड लगा दो। अगर सपोज मान लो ये ट्रिपल हो रहा है ऐसा बताया जाएगा, सपोज ट्रिपल हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, 3 - 1 करूंगा, 3 - 1 मतलब 2 रहेगा, 2 इंटू 100 माने 200, इस 200 को मैं ऊपर लिखूंगा, और टी का वैल्यू को कितना बताया गया है, 12 ईयर्स बताया गया, तो ये टी है ना, ये टी है, सो टी को मैं नीचे लिखूंगा, 200 को मैं तब 1200 से डिवाइड करता। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट, अब अगले क्वेश्चन में आएंगे। देखो आंसर बताओ क्या यहां पे पूछा गया है। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स इज 1:3, द रेशियो ऑफ देयर एरिया। ठीक है, रेडियस तो पता है ना सबको, सपोज एक सर्कल है, ये एक सर्कल, ये तब तक सर्कल नहीं बनेगा जब तक मैं इसका सेंटर नहीं दूंगा, तो ये सर्कल बन गया। अब यहां से इस सेंटर से इसका जो सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस कहीं पे भी मैं एक लाइन खींच दूंगा तो ये बन जाएगा एक रेडियस, ठीक है। और इसको अगर यहां पे बराबर में यहां तक खींच दूंगा तो ये भी एक रेडियस, तो इसका मतलब रेडियस प्लस रेडियस ये दोनों क्या बन जाएगा, एक साथ डायमीटर बन जाएगा। सपोज ये ए है और ये बी है और ये सपोज ओ है, तो मैं यहां पे क्या कहूंगा, ए बी जो होगा ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, ठीक है। और ओ ए और ओ बी जो है ये क्या है, ये रेडियस है, ये तो सबको पता है। और होता क्या है, मैं ये भी लिख सकता हूं, रेडियस जो है ये रेडियस डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है, या तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब हम लोग को देखना है कि यहां पे एरिया निकालना है, किसका, सर्कल का। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल बहुत आसान है, कितना, पाई आर स्क्वायर है, बस पाई आर स्क्वायर, आर यहां पे रेडियस और ये तो पाई 22/7। क्लियर, ये सर्कल का एरिया। अब क्वेश्चन देखो, ये मैं हटा देता हूं अब, ठीक है, ये हटा देता हूं। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि रेडियस, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 सर्कल, दो ऐसा सर्कल है, दो सर्कल है, दो सर्कल का रेडियस का रेशियो हम लोग को बताया गया कितना, 1:3। तो ये सपोज R1 रेडियस 1, ये सर्कल 1 एंड सर्कल 2, सपोज ये सर्कल 1 एंड ये सर्कल ये 2 है, ठीक है। सर्कल 1 का जो रेडियस है मैं R1 मान लेता हूं, एंड सर्कल 2 का जो रेडियस है मैं इसको R2 मान लेता हूं। R1 और R2 का रेशियो हम लोग को बताया गया 1:3 बताया गया है। अब क्या चाहिए, रेशियो ऑफ देयर एरिया, एरिया का रेशियो कितना होगा। यहां पे पाई
इंटू 1 स्क्वायर, ये रेशियो है, सॉरी ये क्या है, पाई आर स्क्वायर ये एरिया है, और इसका एरिया में क्या लिखूंगा, पाई इंटू 3 स्क्वायर आर स्क्वायर में लिखूंगा। तो यहां से ये सर्कल 1 का एरिया है और ये सर्कल 2 का एरिया है, तो पाई और पाई दोनों तरफ से कट जाएगा, ये यहां पे रहेगा 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 और ये 3 स्क्वायर का वैल्यू कितना 9, तो आंसर क्या 1:9, ऑप्शन नंबर सी। बताओ क्लियर है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ना यहां तक, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब समझना ये क्वेश्चन दो तरीके से हम लोग करेंगे, दोनों ही तरीका मैं यहां पे दिखा दूंगा, दो तरीका में 3 तरीके से भी कर सकता हूं। सपोज यहां पे क्या बताया गया है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर पूछा गया है, ठीक है। अब कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव नंबर मतलब 1, सपोज मान लो कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सब एक के बाद एक जो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा वो सब नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहेंगे। सपोज इसको अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ऐसे लिखूं, एक्स में लिखूं, तो सपोज पहला नंबर अगर एक्स होगा, तो सपोज पहला नंबर एक्स है, दूसरा नंबर कौन सा आएगा, तो एक्स के साथ में 1 ऐड करना होगा हम लोग को, है ना। तो 1 के साथ में 1 अगर ऐड कर दूंगा तो 2 मिलेगा, तो इसका मतलब एक्स के साथ में 1 ऐड कर दूंगा तो नेक्स्ट नंबर आएगा। अब एक्स के साथ अगर 2 ऐड कर दूंगा तो नेक्स्ट नंबर, एक्स के साथ 3 ऐड करूंगा तो नेक्स्ट नंबर अप टू ऐसे जाएगा इंफिनिटी तक। सपोज यहां पे कॉन्जिक्यूटिव ऑड किसे कहा जाता है, जैसे कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर सपोज मान लो पहला नंबर 1 ही ले लेते हैं, नेक्स्ट नंबर कौन सा 3, नेक्स्ट नंबर कौन सा 5, नेक्स्ट नंबर कौन सा 7, नेक्स्ट नंबर 9, नेक्स्ट नंबर कौन सा 11, नेक्स्ट नंबर कौन सा 13, है ना, ऐसा ऐसे जाएगा। अब इसको अगर मैं एक्स में कन्वर्ट कर दूं, तो सपोज मैं मान लिया कि पहला जो नंबर है मैंने एक्स ले लिया, अब दूसरा नंबर कौन सा होगा, दूसरा नंबर कौन सा आएगा, अब देखो x के साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड करने पर नेक्स्ट नंबर आएगा, मैं यही कहूंगा ना। तो 1 के साथ मैं देखूंगा कि यहाँ पे 1 के साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड करने के बाद ये 3 आ रहा है, मैं कहूंगा कि x के साथ 2 ऐड करने के बाद 3 आ रहा है, तो x के साथ मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 2 ऐड कर दो, ठीक है। अब x के साथ अब 3, अब x के साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड करने के बाद 5 आ रहा है, मैं कहूंगा 4, तो 4 ऐड कर दो तो ये क्या आएगा 5 आएगा। अब नेक्स्ट आना है 7, तो x के साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड करने पर 7 आएगा, मैं कहूंगा 6, तो इसका मतलब x+2 x+4 x+6 x+8 डॉट इंफिनिटी तक जाएगा। और यही चीज कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। सपोज मान लो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ही मैं लिख रहा हूं, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, है ना, डॉट ये सब आ जाएगा। अब देखो सपोज पहला नंबर x है, तो दूसरा नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा आएगा, तो फर्स्ट नंबर सपोज इवन नंबर मैंने मान लिया 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड करने के बाद ये 4 आएगा, मैं कहूंगा कि 2 के साथ 2 ऐड कर दो 4 मिलेगा, तो x के साथ मैं क्या करूंगा 2 ऐड कर दूंगा। अब नेक्स्ट इवन नंबर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है 6, अब 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड करने के बाद 6 आएगा, मैं कहूंगा कि x के साथ 4 ऐड कर दो, वही है 8 मिलना है, x के साथ 6 ऐड कर दो, 10 मिलना है, x के साथ 8 ऐड कर दो, है ना, x+x x+2 x+4 x+6 x+8 डॉट ऐसा जाएगा। ये हो गया कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये हो गया कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर एंड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, स्क्रीनशॉट रखना। चलो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखना। अब क्वेश्चन में दिया गया है, अच्छा एक चीज और देखो, सपोज कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हम लोग को लिखना है, मैं क्या लिखूंगा, मैं ये भी लिख सकता हूं x+2 है ना, x+4
x प्लस 6 डॉट 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 ऐसे जाएगा। मैं और क्या लिख सकता हूं, मैं x को एकदम बीच में लिखूंगा, x प्लस 2, x प्लस 4, मैं ऐसे लिखा। यहां पे x से 2 माइनस कर दूंगा, x से 4 माइनस कर दूंगा, x से 6 माइनस कर दूंगा, डॉट 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 इस तरफ डॉट 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 आएगा और इस तरफ भी डॉट 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 आएगा। मैं दो तरीके से लिख सकता हूं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को या तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर को, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। यस और नो? यस। अब देखो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में दिया गया है कि द सम ऑफ 5 consecutive odd number is found to be 95। 5 ऐसा कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिसका एडिशन वैल्यू कितना है, जिसका सम कितना है, 95 है। फिर उसके बाद पूछा गया लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर इज। लार्जेस्ट नंबर कौन सा है ये हम लोग को पूछा गया है, ये निकालना है। तो मैं क्या लूंगा, सपोज लेट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बी, लेट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बी कौन सा होगा, ये x में ले सकता हूं, यहां पे क्या ले लो, x प्लस 2 ले लो, और यहां पे x प्लस 4 हम लोग ले सकते हैं। और इस तरफ मैं क्या x माइनस 2 ले सकता हूं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। क्या मैं यहाँ पे x माइनस 4 में ले सकता हूं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। क्या यहाँ पे ये 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ना, हो रहा है। देखो अब क्या बताया गया, इसका साम बताया गया है। सो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 4, ये पहला वाला लिखा साम माने ऐड कर दो, x माइनस 2 यहाँ पे ऐड कर देंगे x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना बताया गया है, 95 बताया गया है। बस हो गया, ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिख लिया। अब सबसे लार्जेस्ट वाला हम लोग को निकालना है। सबसे लार्जेस्ट मतलब ये हम लोग को निकालना है, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पे -4 और +4 कैंसिल हो गया, -2 एंड +2 कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया है, 1 2 3 4 5, 5x रह गया है इज इक्वल टू 95। तो x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 95 को 5 से डिवाइड कर दो, 19 5 जार 95 है। x का वैल्यू कितना मिला, 19 हम लोग को मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, लार्जेस्ट नंबर हम लोग को पूछा गया था। लार्जेस्ट नंबर कौन सा है लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, देयरफॉर लार्जेस्ट जो नंबर होगा x प्लस 4 मेरा लार्जेस्ट नंबर है। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना है, 19। अब यहाँ पे 19 के साथ 4 ऐड कर दो, तो 19 प्लस 4 करोगे तो क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। तो लार्जेस्ट नंबर जो है 23 ही है इसका सही उत्तर। आ रहा है बच्चा समझ में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इतना सारा क्वेश्चन, इतना सारा हम लोग को कैलकुलेशन करना जरूरी है क्या ये क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन आता है ये, नहीं जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, एवरेज का कॉन्सेप्ट है, तो ये सब फालतू चीजें हम लोग करेंगे ही नहीं। हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग को एक चीज पता है, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज होता है, एकदम बीच वाला जो नंबर है वही मेरा एवरेज होता है। जैसे कि सपोज मान लो 1 3 5 7 9, यहां पे ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है ना। ये यहां पे टोटल 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, और ये 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज कितना होगा, मैं क्या कहूंगा, बीच वाला जो नंबर है वही मेरा एवरेज है, 5 यहां पे एवरेज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या मैं यहां से 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का क्या चाहिए हम लोग को, क्या चाहिए हम लोग को, क्या दिया गया है हम लोग को, सम दिया गया 95। क्या मैं इसका एवरेज निकाल सकता हूं, हाँ। तो एवरेज कितना होगा फिर, क्या 95 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, जो मिलेगा वही तो मेरा एवरेज है। 19 मेरा क्या हो गया, 19 मेरा एवरेज हो गया, ठीक है। हम लोग को बस यही करना है। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है,
कि टोटल जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा, अगर हम लोग को एवरेज निकल गया है, तो मैं क्या कहा था कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज जो मिलेगा वो एकदम बीच में आएगा और बाकी दो दो नंबर दोनों साइड में आ जाएगा। ये 19 है, ये 21, ये 23 और यहाँ पे क्या आएगा 17 और यहाँ पे 15 आएगा। तो यही तो है 5 नंबर, यही तो 5 नंबर है ना। अगर ये 5 15 माने 15, 17, 19, 21 एंड 23, अगर यही 5 नंबर है तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, बताओ कौन सा होगा, 23 होगा। एक ही झटके में आंसर कंप्लीट। कुछ करने का, ये सब एक्स वैक्स लेने का कोई जरूरत नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट है तो। यहां तक समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो आंसर क्या मिलेगा? 23 मिलेगा। ये सब क्वेश्चन माइंड पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो चलो फिर ये हो गया मेरा टेलीग्राम ग्रुप। ये ग्रुप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम का। जितना भी मेरा मैथ्स का क्लासेस होगा वो सब क्लासेस का जो लिंक है, ये लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा और तुम लोग लिंक क्लिक करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, और यहाँ पे पीडीएफ भी मैं यहाँ पे ही सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा तुम लोग को पीडीएफ भी, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अगर तुम लोग को चाहिए, मतलब डिमांड होगा कि पेड बैच भी चाहिए तुम लोग को, फिर पेड बैच भी लेके आने के लिए हम लोग रेडी है, ठीक है। तो कमेंट करना इफ यू वांट पेड बैच। तो शेयर करना, सेशन जितना हो सके उतना शेयर कर दो, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में तुम लोग लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। नया जो है सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। हमेशा 8 PM, हमेशा 8 PM आसाम गवर्नमेंट एडीआरई, आसाम पुलिस, हेल्थ, है ना, माने जितना भी आसाम गवर्नमेंट एग्जाम्स है, वो एग्जाम्स का प्रिपरेशन हम लोग रात को 8 बजे करते हैं, ठीक है। मैथ्स एंड अगर तुम लोग को रीजनिंग भी चाहिए तो रीजनिंग भी करवा दूंगा, ये दोनों, ठीक है। चलो फिर आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। शेयर कर देना सेशन को, और जो लोग नया है सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास में एक काम करेंगे, तुम लोग को अगर चाहिए कि टॉपिक वाइज तुम लोग को प्रैक्टिस सेशन चाहिए, तो ये भी मैं रेडी हूं करने के लिए। तो डिमांड के हिसाब से हम लोग करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना जरूर, ठीक है। चलो फिर आज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।